नमस्कार। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर का पहला सीएम कौन बनेगा? 10 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा? जम्मू कश्मीर में पहली बार क्या बीजेपी का सीएम बनेगा या फिर अब्दुल्ला परिवार की वापसी होगी? ऐसे तमाम कयास आप भी लगा ही रहे होंगे। तो आइए हम भी आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर जम्मू कश्मीर की मौजूदा राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं। ताजा आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर अनुमान लगाना बेमानी नहीं होगा कि इस बार का मुकाबला बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयानों में आपको उत्साह और जीत का भरोसा दिखाई दे ही रहा होगा। उसके पीछे वजह है कि 10 सालों से सत्ता से दूरी और बीजेपी से सीधे टकराव की इमेजरी यानी ऑप्टिक्स। हाल ही में वे लोकसभा चुनाव के नतीजों को भी देखिए तो आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस वाकई मजबूत दिखाई देगी। सामने टक्कर देने वाली सिर्फ बीजेपी है, कोई और नहीं। अगर आप लोकसभा चुनावों के आंकड़ों को देखें और उसमें विधानसभा वाइज जो वोटिंग परसेंटेज किस पार्टी को कितना मिला उसको देखें तो इस पिक्चर को देखने पर आपको समझ में आता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुल 47 विधानसभा चुनाव में सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 36 विधानसभा सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बढ़ोतरी हासिल की। यह आंकड़ा लगभग 76% विजय का है। याद रहे कि 2015 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिर्फ 15 सीट मिली थी। 10 साल बाद जब हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें आंकड़ों के आधार पर कुल 36 विधानसभा सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे है। लेकिन इसके बरक्स बीजेपी, जिसने महज 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 लोकसभा सीटों में कुल 36 विधानसभा सीटें आती हैं, 36 में से 29 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने बढ़ोतरी हासिल की, जिसमें अगर हम जो बढ़ोतरी का परसेंटेज है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहीं ज्यादा 81% नजर आता है। पिछली बार यानी 2015 के विधानसभा चुनावों में जो नतीजों में बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, उस वक्त भी बीजेपी ने सर्वाधिक वोटिंग परसेंटेज 23% वोट हासिल किए थे। बाकी हम जानते हैं कि अगर इस लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 7 विधानसभा सीटों पर, कांग्रेस 7 विधानसभा सीटों पर आगे दिखाई देती है, जबकि पीडीपी मात्र 5 विधानसभा सीटों पर ही आगे थी। जबकि 2015 में पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी थी 28 विधानसभा सीटों के साथ। पीपल्स कॉन्फ्रेंस 1 सीट पर लोकसभा चुनाव में, एक विधानसभा सीट पर सिर्फ आगे थी, जबकि अदर्स यानी इंडिपेंडेंट जिन्होंने चुनाव लड़ा वो कुल 12 विधानसभा सीटों पर आगे थे। ये आंकड़े एक पिक्चर क्लियर करते हैं कि अगर इसमें देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत पार्टी के तौर पर, एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर, सीएम की कैंडिडेचर के तौर पर यहां पर मजबूत खड़ी दिखाई देती है। और चूंकि अब राहुल गांधी अब्दुल्ला परिवार से मिल चुके हैं और उनमें गठबंधन की बात हो रही है, तो गठबंधन के बाद जो फिलहाल लोकसभा चुनावों के नतीजों के आधार पर विधानसभा की सीटों का आंकड़ा दिखाई देता है वो बैठता है 37 + 7, यानी कुल मिलाकर 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर कुल आंकड़ा 43 सीटों के आसपास पहुंचता है। यानी 43 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के उम्मीदवारों की बढ़ोतरी थी। यह बहुमत से सिर्फ 3 सीट दूर है। 90 सीट कुल सीट है और 40 सीटों पर बहुमत हासिल हो जाएगा। और फिलहाल जो लोकसभा चुनाव है उसके आंकड़ों के आधार पर अभी 43 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस है ये दोनों एक साथ आगे दिखाई देती है। यानी निर्दलीयों की सहायता से अब्दुल्ला परिवार फिर से सीएम की कुर्सी पर काबिज हो सकता है। लेकिन जरा ठहरिए, यानी निर्दलीयों की सहायता से अब्दुल्ला परिवार फिर से सीएम की कुर्सी पर काबिज हो सकता है, लेकिन जरा ठहरिए, राजनीति इतनी ही आसान होती तो क्या बात थी। मैं 4 कारण आपको बताता हूं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं, जो अब्दुल्ला परिवार को सीएम की कुर्सी पर बैठने से रोक सकते हैं। पहला कारण,
हम सब जानते हैं कि राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होते। इसका मतलब 0 भी हो सकता है और 22 भी। मतलब यह कि लोकसभा चुनाव में और मीडिया कयासों में कमजोर दिख रही महबूबा मुफ्ती क्या वाकई इतनी कमजोर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतनी मजबूती से वो लड़ने देगी? क्या यह संभव नहीं है कि लोकसभा चुनाव में कश्मीर के मतदाताओं ने सोच समझकर अब्दुल्ला परिवार को वोट दिया? क्या यह संभव नहीं है कि लोकसभा चुनाव में कश्मीरी मतदाताओं ने सोच समझकर अब्दुल्ला परिवार को फेवर किया? लेकिन विधानसभा चुनाव अलग है। खासतौर पर साउथ कश्मीर में महबूबा मुफ्ती का खासा प्रभाव है। सरसराहट यह भी है कि पर्दे के पीछे से कट्टरपंथी अलगाववाद को हवा देने वाली ताकत यानी प्रतिबंधित जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर का झुकाव भी महबूबा मुफ्ती की तरफ ही ज्यादा है। अगर यह अंदर खाने की हवा में थोड़ी सी भी सच्चाई हुई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। यानी पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। अगर पीडीपी थोड़ी सी भी मजबूत हुई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सीएम की कुर्सी तक पहुंचना बहुत मुश्किल भरा हो जाएगा। दूसरा कारण है कांग्रेस से गठबंधन। लोकसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन आसान था। देश के स्तर पर कांग्रेस बड़ी सहयोगी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस जूनियर, इसलिए 3-2 सीटों का बंटवारा आसानी से हो गया। लेकिन बात अब विधानसभा की है तो स्टेक थोड़े डिफरेंट होते हैं, समीकरण थोड़े अलग हैं। विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्य किरदार में है और कांग्रेस साइड रोल में। लोकसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 60% और कांग्रेस को 40% सीटें मिली। इस फॉर्मूले के आधार पर कांग्रेस के स्थानीय नेता कम से कम 90 में से इस बार 35 सीटों पर दावा ठोकने वाले हैं। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की बयानों की भाषा और लहजा भी यही कहता है कि कांग्रेस साइड रोल का किरदार निभाने के लिए कतई तैयार नहीं है। लेकिन कांग्रेस की इस मांग को नेशनल कॉन्फ्रेंस मान लेगी, यह भी संभव नहीं है। जानकार बताते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को 90 में से अधिकतम 35 सीटें दे सकती है। कांग्रेस मांगेगी 35 और नेशनल कॉन्फ्रेंस देगी 15। जानकार बताते हैं कि अब्दुल्ला परिवार कांग्रेस को 90 में से अधिकतम 15 सीट दे सकता है और बाकी 75 सीटों पर वो खुद लड़ेगी। यानी कांग्रेस मांग कर रही है 35 सीटों की और मिलेगी अधिकतम 15। इसलिए गठबंधन के लिए राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे जरूर हैं, लेकिन राहुल की ताजा राजनीति बताती है कि राहुल इन दिनों एक हार्ड बार्गेनर का रोल प्ले कर रहे हैं। अपनी लीडरशिप को भी वो इतनी आसानी से नहीं बख्श रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की फेंकी सीटों पर क्या राहुल गांधी मानेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। मजबूर नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर 15 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को देती है तो भी नुकसान, और गठबंधन नहीं होता है तो अपनी जीती जिताई सीट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के वोट काटने की वजह से हार सकती है। यानी मामला उलझा हुआ है। यह गठबंधन उतना आसान नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। इसके अलावा तीसरा कारण है जेल में बंद होते हुए भी बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराने वाला अब्दुल रशीद। इंजीनियर रशीद के नाम से प्रसिद्ध रशीद ने कट्टरपंथियों की सहानुभूति की लहर में ऐसी जीत हासिल की कि अब्दुल्ला परिवार हिल गया। उसके बाद अब्दुल्ला परिवार अक्सर अब्दुल रशीद को लेकर तंज भरे बयान देते रहते हैं। वो जानते हैं कि अब्दुल रशीद अब वो खेल बनाने वालों से ज्यादा खेल बिगाड़ने का मादा ज्यादा रखते हैं। निश्चित ही जेल में बंद अब्दुल रशीद कश्मीर की सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे तो अब्दुल्ला परिवार का खेल बिगाड़ने के लिए यह काफी है। चौथा कारण है डीलिमिटेशन। आपको याद होना चाहिए कि इस बार विधानसभा चुनाव हालिया डीलिमिटेशन के बाद होने जा रहे हैं। इस डीलिमिटेशन ने पुराने तमाम वोट समीकरण और वर्चस्व के गणित को पलट दिया है। इस बार क्लीन स्लेट पर चुनाव हो रहे हैं, जिस पर सभी पार्टियों को अपने नए समीकरण गढ़ने हैं, लिखने हैं। पिछले डीलिमिटेशंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस की चालाकियों के चलते दर्जनों ऐसी सीट थी जिनको ऐसा बनाया गया था जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए फेवर में होती थी। वो घपला क्या था उसको अगर आपको समझना है तो हमारे चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं, आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बहरहाल ताजा डीलिमिटेशन निष्पक्ष और नियम कानून सम्मत हुआ है, जिससे दर्जन भर से ज्यादा सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नेगेटिव असर पड़ने वाला है। यानी यह भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुश्किल भरा होने वाला है।
लिहाजा ये चार कारण बताते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए चुनाव और मुश्किलों भरा हो सकता है। इसके अलावा भी कई फॉल्ट लाइन्स हैं जो कि अब्दुल्ला परिवार को सीएम की कुर्सी से दूर रखने के लिए काफी हैं, लेकिन ये चार मुख्य कारण हैं जिससे पता चलता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की राह बेहद मुश्किलों भरी होने वाली है। अब बात करते हैं बीजेपी के उम्मीदों की। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद 2 चुनाव हुए जिनके आधार पर पार्टियों की परफॉर्मेंस की गणना की जा सकती है। पहला चुनाव हुआ जनवरी 2020 में डीडीसी चुनाव, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव, और उसके बाद हाल ही में 2024 में लोकसभा चुनाव। दोनों ही चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। आइए इन दोनों चुनावों के आधार पर समझते हैं कि बीजेपी की स्थिति क्या है। 2020 में डीडीसी के चुनाव में बीजेपी एक तरफ थी और 370 हटने के बाद तमाम नाराज पार्टियां, कश्मीर केंद्रित पार्टियां जिसमें अब्दुल्ला, मुफ्ती और कांग्रेस समेत तमाम कश्मीरी पार्टियां थी, वो एक तरफ थी। बीजेपी के विरोध में गुपकार अलायंस बनाकर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन चुनावी नतीजों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। बीजेपी न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी बल्कि कुल मतदान का 43% वोट शेयर हासिल किया। फिर से ध्यान दिला दूं, यह तब था जब बीजेपी के विरोध में बाकी तमाम पार्टियां एक तरफ थी, यानी गुपकार अलायंस एक तरफ था और बीजेपी एक तरफ। उसके बावजूद भी 43% वोट शेयर हासिल करना एक शानदार प्रदर्शन का नतीजा था। इसके बाद हालिया 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नतीजे हैं उसमें भी बीजेपी का नतीजा शानदार रहा। बीजेपी ने अज्ञात कारणों से कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन बाकी 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और शानदार प्रदर्शन करते दोनों सीटों को जीता भी। इन दोनों सीटों पर जो बीजेपी का विधानसभा वाइज जो असेंबली वाइज जो प्रदर्शन है वो आंकड़े जरा देखिए। बीजेपी ने 2 लोकसभा की 36 विधानसभा सीटों में से 29 विधानसभा सीटों पर बढ़ोतरी हासिल की। यहां पर आपको ध्यान दिला दूं कि 2015 में बीजेपी ने 25 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। उसकी तुलना में 29 सीटों पर बढ़ोतरी बीजेपी के लिए एक शानदार संकेत है। अगर वोटिंग परसेंटेज को देखें तो 2015 में बीजेपी ने 23% वोट हासिल किया था कुल वोट का। इस बार लोकसभा चुनाव में जो कुल वोट शेयर हासिल किया है वो 24.36% है, जबकि कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ा, 3 चुनाव वहां पर नहीं लड़ा, यानी वोट शेयर और भी ज्यादा हो सकता था। इससे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की स्थिति अभी तमाम पार्टियों की तुलना में बेहद मजबूत दिखाई देती है। स्पष्ट है कि बीजेपी दोनों ही चुनावों के नतीजों के आंकड़ों के आधार पर आसानी से 30 सीटों का आंकड़ा पार करती दिखाई दे रही है, जो कि अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन होगा। इसके अलावा ताजा डिलिमिटेशन से भी बीजेपी को कई सीटों के पर फायदा होने का आसार है। एक तरफ जम्मू क्षेत्र की 3 सीटें बढ़ी हैं, जो कि बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। वहीं कश्मीर वैली में भी डिलिमिटेशन के बाद कम से कम 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर कश्मीरी हिंदू निर्णायक साबित हो सकते हैं, यानी कश्मीर वैली में भी बीजेपी सेंध लगाने में सक्षम है। जिस तरीके से बीजेपी के पूर्व महासचिव राम माधव को जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनाया गया है, उससे लगता है कि राम माधव को कश्मीर वैली के समीकरण को साधने के लिए ही तैयार किया गया है, उनको वहां पर लगाया गया है। आप जानते होंगे कि कश्मीर की राजनीति पर राम माधव की अच्छी खासी पकड़ है, यानी सब कुछ ठीक रहा तो बीजेपी 35 सीटों का आंकड़ा छू सकती है। और अगर ऐसा होता है तो समझिए बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और उसके बाद सरकार कैसे बनानी है उसके लिए बीजेपी के पास अच्छा खासा अनुभव है। बहरहाल ये आंकड़ों के आधार पर महज अनुमान है। असली लड़ाई एक्सल सीट पर नहीं, जमीन पर लड़ी जाएगी। वहां पर जो बेहतर प्रदर्शन करेगा 4 अक्टूबर को सीएम की कुर्सी उसी की होगी। जय हिंद।